केहू है। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी माँ ही थी, जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक बड़ी मुश्किल से पाला था। मेरी माँ की शादी जिस परिवार में हुई थी, वहाँ पर मेरी दादी जी माँ को बहुत परेशान किया करती थी। मेरे पापा एक मामूली से मजदूर थे, जो कि मजदूरी करके पैसा कमाया करते थे। मेरी दादी बहुत चालाक औरत थी। हमेशा मेरी माँ को तंग करना, उनको ताने देना, यही उनका काम था। मेरी उम्र 7 साल की हुई तो मेरे पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरी माँ के लिए ये खबर बहुत दुखदायक थी। उसके बाद मेरी दादी को बहाना मिल गया था मेरी माँ को घर से बाहर निकाल देने का। उन्होंने कहा कि तेरा और तेरी बेटी का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने इतनी ढेर सारी बातें माँ को सुनाई और धक्के मारकर उनको घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं और मेरी माँ बेसहारा हो गए थे। माँ मुझे अपनी माँ के घर लेकर आ गई थी। मेरी माँ का कोई भाई नहीं था, वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी नानी तो इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर नाना जी अभी जिंदा थे। माँ और मैं नाना जी के घर पर रहने लगे थे। नाना जी जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखा था। लेकिन वक्त बढ़ता गया और उम्र के आखिरी हिस्से में आकर मेरे नाना जी ने भी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया था। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी पूरी तरह से अकेले हो गए थे। हम उनके घर में तो रहते थे, मगर हमें कमाकर खिलाने वाला कोई भी नहीं था। अब मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पहले तो मेरे नाना जी ने मेरा एडमिशन करवाया हुआ था और वही मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद पूरे 1 साल तक हमारे घर में बहुत तंगी रही थी। मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो चुकी थी, मगर मैं माँ से रो रो कर कहती रहती थी कि मुझे आगे पढ़ना है। अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह हमारे घर का गुजारा होने लगा था। माँ हर महीने मेरे स्कूल की फीस दे दिया करती थी। मैं स्कूल चली जाती थी और स्कूल आने के बाद मैं घर में रहकर घर के सारे काम संभाल लिया करती थी। उधर माँ लोगों के घरों में जाकर काम करके आती थी। लेकिन मेरी माँ वहाँ से आने के बाद बहुत थक जाती थी। मुझे उन पर बहुत तरस आता था। इसी तरह कई साल गुजर गए थे और अब मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। एक दिन मेरी माँ को एक बड़े से घर में नौकरी करने की ऑफर आई। सुना था कि वो बहुत अमीर मालकिन है। माँ ने मुझे उसके बारे में बताया। वो कहने लगी कि अब मैं उनके घर में काम किया करूंगी। अब मुझे ज्यादा घरों में काम करने की भी जरूरत नहीं है। उस एक ही घर में काम करके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मगर मुझे वहाँ देर रात तक काम करना होगा। तुम यहाँ घर में अपना ख्याल रखा करो। तुम जवान हो रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मैंने माँ से कहा था कि आप फिक्र मत करो, आप आराम से अपना काम करके आ जाया करो। इस तरह मेरी माँ इस बड़े से घर में नौकरी करने लगी थी। कुछ दिन यहाँ काम करने के बाद माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तू स्कूल से आने के बाद फ्री हो जाती है तो तू भी मेरे साथ मालकिन के यहाँ काम करने चला कर। वहाँ बहुत काम होता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा नौकरानियां नहीं रखी हुई हैं, सिर्फ मैं ही तो हूँ। तू भी मेरे साथ वहाँ चलेगी तो मुझे बहुत सहारा होगा। मैंने कहा माँ, लेकिन मैं घर आने के बाद पढ़ाई करती हूँ। माँ कहने लगी कि मालकिन का घर बहुत बड़ा है, वैसे भी अब तेरा आखिरी साल है, इंटर करने के बाद मैं तेरी शादी कर दूंगी। माँ जब मुझसे शादी की बात करती थी तो मैं ध्यान नहीं देती थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी गरीब माँ ने मुझे इतनी गरीबी में इंटर करवा दिया है तो वो मेरे जिद करने पर मुझे आगे भी जरूर पढ़ाएंगी। फिलहाल मैंने माँ से उनकी मालकिन के यहाँ जाने को कह दिया था। अब मैं पूरी तरह से जवान थी, इसलिए अपने आप को दुपट्टे से खूब ढककर रखती थी। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाया करती थी कि तुम सुंदर हो, सुशील हो, अपनी मर्यादाओं को भी कभी लांघना मत और अपनी माँ का कभी भरोसा मत तोड़ना। मेरी माँ मुझसे क्या कहना चाहती थी मैं अच्छी तरह से जानती थी। अब मैं भी माँ के साथ साथ मालकिन के घर का काम करवा दिया करती थी। ये घर बहुत बड़ा था। मालकिन ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मालकिन का बड़ी बड़ी अमीर घर की औरतों से दोस्ताना है और वो ज्यादातर उनके साथ ही वक्त बिताती हैं। उनके पास कोई औलाद भी नहीं है। मालकिन लगभग मेरी माँ की ही उम्र की थी। एक दिन जब उनके पति घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि मालकिन अच्छी खासी जवान और खूबसूरत औरत थी। मालिक बड़ा ही अजीब था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जवान जवान बच्चों का पिता है। मैंने माँ से इस बारे में पूछा कि माँ, आपको मालिक कुछ अजीब नहीं लगते? माँ कहने लगी कि खामोश हो जा। सुना है इन दोनों की मोहब्बत से शादी हुई थी और मोहब्बत में इंसान हमेशा अंधा हो जाता है। तुम अपने काम पर ध्यान दो।
माँ अब मुझे मालकिन के घर में काम करने के लिए सिर्फ तभी लेकर आती थी जब काम ज्यादा होता था, वरना मैं वहाँ पर कभी कभी ही आया करती थी। एक दिन रात का समय था, माँ उसी समय घर आई थी, तभी अचानक माँ का फोन बजने लगा। मालकिन के गार्ड ने माँ को फोन किया था। उसने बताया कि जल्द से जल्द मालकिन के घर पहुंच जाओ, मालिक का देहांत हो चुका है। ये खबर सुनकर तो मेरी माँ बहुत घबरा गई थी। उन्होंने इस बारे में मुझे भी बताया और कहने लगी कि मैं अभी और इसी समय मालकिन के घर जा रही हूँ, वहाँ मेरी जरूरत है, तुम घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। मुझे भी मालिक की मौत पर बड़ा अफसोस हुआ था। मालिक बहुत अच्छे आदमी थे। कई बार उन्होंने मेरी माँ को जरूरत पड़ने पर पैसे भी दिए थे। कई दिनों तक मालकिन के घर में मेरी माँ को बहुत काम था, इसीलिए वो रातों को काफी देर तक घर वापस आई थी। 2 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। जब माँ ने मुझसे कहा कि आज तू मेरे साथ मालकिन के यहाँ चल, घर में बहुत काम है, मैं अपनी माँ के साथ मालकिन के घर चली गई थी। उसी दिन मैंने मालिक के घर पर एक जवान और हैंडसम लड़के को देखा था। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये कौन है। माँ कहने लगी कि ये मालिक का बेटा है। मैंने कहा मगर इन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं थी। माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, ये सिर्फ मालिक का बेटा है। मालिक ने अपनी मालकिन से दूसरी शादी की थी। ये उनकी पहली पत्नी का बेटा है और कनाडा में रहता है। ये कनाडा से यहाँ अपने पिता की मौत पर आया था। मालिक की एक पत्नी कनाडा में थी, उसका देहांत 2 साल पहले हो गया था। मालिक की वो पत्नी भी इंडियन ही थी, मगर वो अपने बिजनेस की वजह से अपने परिवार को लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वो कनाडा से इंडिया आते जाते रहते थे। फिर उन्हें हमारी मालकिन पसंद आ गई और उन्होंने मालकिन से दूसरी शादी कर ली थी। यहाँ भी मालिक का बिजनेस है और कनाडा में भी उनका बिजनेस है। कनाडा वाला बिजनेस उनका जवान बेटा संभाल रहा है। अब ना जाने क्या होगा, ये बेचारा तो बिन माँ बाप का हो गया। इतने में ही मालकिन ने किसी काम के लिए आवाज लगा दी थी, तो माँ ने मुझे उनके कमरे में भेज दिया था। मैं मालकिन के कमरे में जा रही थी जब मैंने देखा कि मालिक का बेटा मालकिन के पास बैठा हुआ और उसने अपनी सौतेली माँ के हाथ पर हाथ रखा हुआ था। वो शायद उन्हें दिलासा दे रहा था, क्योंकि मालकिन का अपने पति की मौत पर रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं दरवाजे पर ही रुककर उन दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। वो अपनी सौतेली माँ से कहने लगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। भले ही पापा ने आपसे अपनी मर्जी की शादी की थी, मगर आप है तो उनकी पत्नी और इस तरह आप मेरी भी माँ हुई। मैं आपको माँ का ही दर्जा देता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है पापा की मौत पर, लेकिन अब मैं आपका ख्याल रखूंगा और यहाँ पर आता जाता रहूंगा और पापा का बिजनेस भी संभाल लूंगा। मालकिन रोते हुए कहने लगी कि बेटा तुम क्या क्या करोगे, तुम बहुत अच्छे हो। तुम यहाँ अपने पिता की मौत पर अपनी नाराजगी खत्म करके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं पापा से नाराज नहीं था, उन्होंने मेरे साथ तो किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मेरी माँ के साथ उन्होंने धोखा किया। यहाँ वो आते तो अपने बिजनेस का ध्यान रखने के लिए थे, मगर ये कहकर वो खामोश हो गया। तो मालकिन ने कहा कि बेटा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मगर तुम मुझे मेरी औलाद के समान हो। ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ आते जाते रहा करो। इतनी ही देर में अचानक मालकिन की नजर दरवाजे पर खड़ी हुई मुझ पर चली गई। उन्होंने कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ। मैं घबरा गई और जल्दी से अंदर गई। मैंने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया था। मालकिन कहने लगी कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा कि वो किचन में कुछ काम कर रही हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। वो कहने लगी कि अपनी माँ से कहना कि आज अच्छा सा खाना बनाए, मेरा बेटा आया है। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फौरन ही एक नजर मालिक के बेटे पर डाली, जिसका नाम अक्षय था। मैंने नोटिस किया था कि अक्षय मुझे बड़े गौर गौर से देख रहा था। मैं कमरे से बाहर आ गई थी और फिर उसके बाद से हर बार ही मैं नोटिस करती थी कि अक्षय साहब मुझे देखते रहते थे। उन्होंने मेरी माँ से भी अपनी बातचीत बहुत अच्छी कर ली थी। वो मेरी माँ को मासी कहकर बुलाते थे, क्योंकि मेरी माँ ने उनके लिए जो इंडियन खाना बनाया था वो खाना उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने माँ से मेरे बारे में भी पूछा था। वो कहते थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, कि आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है। माँ ने उसे बताया था कि मेरी बेटी ने इंटर करने के बाद पढ़ाई नहीं की। अब मैं उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है। मगर उन्होंने कहा था कि आप अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, इनका खर्चा मैं दे दिया करूंगा। जब से अक्षय साहब यहाँ आए थे, घर में बहुत काम बढ़ा हुआ था। माँ अब हर रोज मुझे अपने साथ लेकर आती थी। माँ ने मेरा कॉलेज में भी एडमिशन करवा दिया था
और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा अक्षय साहब उठाया करेंगे। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक दिन मैं छत की सफाई करने के लिए जा रही थी जब मैंने अक्षय साहब को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। सुना था कि वो एक हफ्ते के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। मैं उनको नजरअंदाज करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। मैं वहीं पर रुक गई थी। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन हो सका है। माँ मुझे आपके बारे में बता रही थी। वो हंसने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं है। उसके बाद वो नीचे चले गए और फिर अब ना जाने क्यों वो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे। जिस दिन अगर मैं मालकिन के घर काम करने नहीं जाती तो माँ बताती थी कि अक्षय साहब बार बार तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, मगर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। एक हफ्ता भी पूरा हो चुका था। अक्षय साहब अब कनाडा जाने वाले थे। उन्होंने मालकिन से कहा था कि वो 1 महीने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो अपने बेटे को फोन करके कह सकती है। मालकिन बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें बेटे का सहारा मिल गया था। मालकिन कोई ज्यादा अच्छी औरत तो नहीं थी, लेकिन मालिक का बेटा बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल उनके साथ उनके सगे बेटे की तरह ही रह रहा था। लेकिन जाने से पहले अक्षय साहब ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उन्होंने जज्बात में बहकर मेरा हाथ पकड़ लिया था, मगर मैंने उनका हाथ झटक दिया और कहा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो मुझसे हाथ पकड़ने की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मैं कनाडा का रहने वाला हूँ, इसलिए बहुत खुले माहौल का हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ आप और कहाँ मैं। वो कहने लगे कि मुझे पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, तुम मुझे बहुत पसंद आई थी। भले ही हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए 10-15 दिन हुए हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए बहुत जरूरी है तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने में देर नहीं करना चाहता था। तुम सोचकर जवाब दे देना, मैं अगली बार आऊंगा तो मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये कहकर वो वहां से चले गए थे, मगर वो मुझे सोच में डाल गए थे। मैं गहरी सोच में डूबी रहती थी। माँ भी मुझसे कहती कि तुझे क्या हो गया है, कहाँ खोई खोई रहती है, मगर मैं उन्हें क्या बताती। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था, बस अक्षय साहब के बारे में सोचती रहती थी। इसी तरह सोचते सोचते 1 महीना कैसे गुजर गया और अक्षय साहब के आने का समय आ गया था। अक्षय साहब आ चुके थे। उनके आने के 2-3 दिन बाद तक भी मैं मालकिन के घर काम पर नहीं गई थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना कर सकती। फिर कुछ दिनों के बाद खुद ही अक्षय साहब मेरे कॉलेज आ गए और वहां आकर उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार देख रहा हूँ, तुम घर पर क्यों नहीं आ रही हो। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगे कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारे घर भी गया था तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि तुम जरूर अपने कॉलेज में होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। मुझे मेरा जवाब चाहिए। देखो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये मत समझो कि मेरा कोई गलत मकसद है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। जब वो मुझसे इतनी जिद करने लगी तो हारकर मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी माँ का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो इस बारे में मेरी माँ से बात करनी होगी। वो इस बात पर भी राजी हो गए थे और फिर रात के समय बहाने से माँ को खुद ही घर ड्रॉप करने के लिए आ गए और घर के अंदर आने के बाद माँ से मेरा हाथ मांगने के लिए कहा। ये बात सुनकर मेरी माँ चौंक गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मैं उसको चाहने लगा हूँ। मैं पीहू जैसी सिंपल लड़की से ही शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने कहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आपको यकीन करना होगा, मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं अपने फैसले खुद करता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए खुद ही आपसे अपनी और पीहू की शादी की बात करने के लिए आ गया हूँ। मेरी माँ तो फौरन ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी औलाद का भला नहीं सोचेगी। मेरी माँ को तो साफ साफ नजर आ रहा था कि उनकी बेटी अक्षय साहब जैसे लड़के से शादी करने के बाद मलिकाओं जैसी जिंदगी गुजारेगी। अक्षय साहब को मेरी माँ का जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने घर जाकर इस बारे में मालकिन से भी बात कर ली थी, लेकिन मालकिन ने उनसे नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि तुम एक नौकरानी की बेटी से शादी करना चाहते हो, तुम दिखने में भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा है,
तो फिर तुम्हें क्या सूझ रही है कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो? तुम्हारे लिए तो बड़े से बड़े अमीर घर की लड़कियों के रिश्ते की लाइन लग जाएगी। उन्होंने कहा कि जी मैं जानता हूँ, मगर मुझे बड़े और अमीर घर की लड़की से शादी नहीं करनी। मुझे तो पीहू ही पसंद आ गई है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। अक्षय साहब की सौतेली माँ ने उनको रोकने की काफी कोशिश की कि वो मुझसे शादी ना करें, मगर अक्षय साहब ने उनकी एक न सुनी। मेरी शादी अक्षय साहब के साथ कुछ ही दिनों के बाद तय हो गई थी। ये बात मेरी माँ और मैं भी जानते थे कि अक्षय साहब की माँ इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही ना जाने उनको क्या हो गया था कि वो हमारे घर आई और उन्होंने घर आते ही मेरा माथा चूमकर मुझे प्यार किया था और कहने लगी कि मुझे जल्द ही अपनी बहू को अपने घर लेकर जाना है। माँ मालकिन को चौंक कर देखने लगी थी, क्योंकि मालकिन ने माँ से भी कहा था कि तुम्हारी बेटी का अक्षय के साथ कोई जोड़ नहीं है, इसलिए खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। और मेरी माँ ने अक्षय साहब को समझाने की भी कोशिश की थी, मगर वो नहीं समझे थे। अब जब वो हमारे घर पर आई थी तो उनका एक अलग ही रूप था। उन्होंने कहा कि अक्षय भले ही मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन उसकी पसंद पीहू है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं रिश्ते के लिए मान गई हूँ। उनका इस तरह अचानक रिश्ते का मान जाना कुछ बड़ा ही अजीब था, मगर मैं खुश थी कि उनकी मर्जी से अब ये शादी होने जा रही थी। मैं कमरे में मौजूद थी। थोड़ी देर उन्होंने मुझसे बातचीत की थी और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कमरे से जाने का कहा। वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम कमरे से बाहर चली जाओ। इसलिए मैं कमरे के बाहर आ गई थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मालकिन और मेरी माँ के बीच आपस में ऐसी भी क्या बातचीत हो रही है। आधे घंटे तक वो लोग कमरे में बैठी आपस में बातें करती रही थी। मालकिन तो हंसती मुस्कुराती और खुशी खुशी मुझे गले लगाती हुई घर से चली गई थी, लेकिन मेरी माँ का चेहरा उदास था। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हुआ है? मालकिन ने आपसे क्या बात की थी? माँ मुस्कुराई और कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अच्छा तू अब अपनी शादी की तैयारियां कर। मैं तो बहुत खुश हूँ। सारी जिंदगी मैंने तेरे लिए बहुत सारी मेहनत की है। जितना तुझे मिला तूने उसी में गुजारा किया। तेरी कोई ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं हुई, मगर अब जिस घर में तू जाने वाली है वहाँ तुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अक्षय साहब ने मुझसे वादा किया था कि वो शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रखेंगे। मेरी शादी अक्षय साहब के साथ हो गई थी। इस बीच माँ शब्दों से तो बार बार यही जाहिर कर रही थी कि वो बहुत खुश है, लेकिन उनका चेहरा बहुत उदास हो रहा था। मालकिन मेरे लिए गिफ्ट्स के साथ साथ एक बड़ा सा बैग भी लेकर आई थी और उन्होंने कहा था कि ये बैग मैं खास तुम्हारी माँ के लिए लेकर आई हूँ। मुझे उस बैग की याद आई तो मैंने माँ से कहा था कि माँ, मालकिन आपके लिए क्या लेकर आई थी? माँ ने कहा कि कुछ नहीं, उसमें उनके कुछ पुराने कपड़े थे। माँ की बात सुनकर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मालकिन अक्सर अपने घर का पुराना सामान और कपड़े हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दिया करती थी। अक्षय खुद ही मुझे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले गए थे। उधर घर में मालकिन शादी की सारी तैयारी कर रही थी और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। शादी वाले दिन मैं तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि आज अपनी बेटी को राजकुमारी वाले कपड़ों में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटी इतने अमीर घर की बहू बनेगी। मैंने माँ से कहा था कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे मिलने आती रहा करूंगी, और वैसे भी आप भी तो मालकिन के घर ही काम करती हो ना, हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहा करेंगे। इस बात पर मेरी माँ का चेहरा उदास हो गया और उसके बाद मेरी विदाई हो गई थी। मालकिन ने घर आकर मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया था। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत अक्षय जी के साथ हो चुकी थी। वो मुझे हासिल करके बहुत खुश हुए थे। शादी के लगभग एक हफ्ते तक हम दोनों एक साथ रहे, लेकिन एक हफ्ता पूरा होते ही उन्होंने मुझे अपने साथ कनाडा चलने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि मैं पहले यहाँ तुम्हारी वजह से आता जाता रहा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें और छोटी मॉम को अपने साथ कनाडा लेकर जाऊंगा। यहाँ का बिजनेस तो मैं कभी कभी आकर भी देख लिया करूंगा, लेकिन उधर कनाडा में भी मेरे बिना मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, इसलिए मुझे कुछ दिन वहाँ पर रहना होगा और कुछ दिन यहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और छोटी मॉम मेरे साथ चलना। मैंने कहा कि जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब अक्षय जी ने मालकिन से कनाडा चलने की बात कही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अक्षय जी कहने लगे, लेकिन मैं अब आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। जब पापा थे तब बात कुछ और थी, पापा के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है आपका ख्याल रखना। अक्षय जी की बात सुनकर मालकिन कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ, अब घर में बहू आ गई है ना।
अक्षय जी की बात सुनकर मालकिन कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं यहाँ अकेली कहाँ हूँ। अब घर में बहू आ गई है ना मेरे साथ रहने के लिए, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं और पीहू घर में है तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। अक्षय जी ने कहा कि नहीं, पीहू भी तो मेरे साथ ही जा रही है। उन्होंने कहा कि पीहू का वहाँ क्या काम है, तुम पीहू को यहीं छोड़कर जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा यहाँ कई दिनों बाद आना होगा, इसलिए मैं आप दोनों को साथ ही लेकर जाना चाहता हूँ। अक्षय जी ने छोटी मॉम से भी उनका सामान बांधने के लिए कह दिया था, लेकिन इस सब में एक अजीब बात ये थी कि मेरी शादी को 3 दिन हो चुके थे। अक्षय जी यहाँ से मुझे लेकर जाने वाले थे। माँ काम पर क्यों नहीं आ रही थी? माँ को देखे हुए मुझे कई दिन गुजर गए थे। मैंने सोचा था कि जाने से पहले एक बार मैं अपनी माँ से जरूर मिलकर जाऊंगी। हम लोग अगले ही दिन कनाडा के लिए निकलने वाले थे, मगर जब सुबह सवेरे हम सब लोग सोकर उठे तो देखा कि छोटी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो तो बिस्तर पर बेसुध लेटी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, कह रही थी कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अक्षय जी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया था। अक्षय जी छोटी मॉम की वजह से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी कनाडा की फ्लाइट थी और उन्हें जल्द से जल्द कनाडा पहुंचना था। इधर छोटी मॉम की तबीयत खराब होने से उन्हें यहाँ भी रुकना था। दोपहर तक छोटी मॉम की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम कनाडा जाने वाले थे ना, तुम चले जाओ। तुम मेरी और पीहू की फिक्र मत करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या पता मेरी तबीयत ठीक होने में कितना समय लगे। उधर तुम्हारे काम का बहुत नुकसान हो रहा है। अक्षय जी कहने लगे, मगर मैं आपको छोड़कर ऐसी कंडीशन में नहीं जा सकता। छोटी माँ ने कहा कि मेरा ख्याल रखने वाली मेरी बहू आ गई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरी बहू को छोड़कर चले जाओ। मैं अपनी बहू की सेवा के मजे लेना चाहती हूँ। बेटा तुम चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आप दोनों को कनाडा लेकर ही जाऊंगा, यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी सास कहने लगी कि नहीं बेटा, वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सारी जिंदगी यहीं रही हूँ, यहीं का कल्चर जानती हूँ, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरे अंग अंग में बसी हुई है, इसलिए मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। उनकी बात सुनकर अक्षय जी खामोश हो गए थे। अक्षय जी मुझे लेकर जाना चाहते थे। इधर छोटी मॉम की तबीयत खराब थी, वो हमारे साथ भी नहीं जा सकती थी और वो उनको अकेला भी छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ गया था। अक्षय जी 5 बजे की फ्लाइट से कनाडा के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपना काम बेहतर होते ही जल्दी यहाँ वापस आ जाएंगे और फिर अगली बार वो मुझे और छोटी मॉम को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप चिंता ना करें, मैं छोटी मॉम का बहुत ख्याल रखूंगी। अजीब बात ये थी कि जैसे ही मेरी सास को ये बात पता चली कि अक्षय जी फ्लाइट में बैठ चुके हैं और उनकी फ्लाइट कनाडा के लिए रवाना हो गई है, ये खबर मिलते ही छोटी मॉम की तबीयत बेहतर हो गई थी। वो काफी हद तक ठीक लग रही थी। अक्षय जी जब घर में थे तब तो उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था, मगर मेरे लिए यह अच्छी बात थी कि वो ठीक हो गई थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन माँ का नंबर था, इसलिए मैंने घर के टेलीफोन से माँ का नंबर डायल किया। माँ का नंबर बंद जा रहा था। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। वो दिन तो इसी तरह से गुजर गया था। अगले दिन मैं तैयार होकर छोटी मॉम के कमरे में गई और उनसे कहने लगी कि मैं माँ से मिलने के लिए उनके घर जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो कहने लगी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी इजाजत के बिना तुम्हें इस घर से कदम भी निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा लेकिन मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, इतने दिनों से माँ यहाँ भी नहीं आई है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी माँ यहाँ कभी नहीं आएगी। ये कहकर उन्होंने मुझे खामोशी से कमरे में जाने के लिए कहा था। वो जिस तरह से मुझ पर चिल्ला रही थी, मैं बहुत डर गई थी। उनका ऐसा बदला हुआ रूप आज मैंने पहली बार देखा था। मैं तो सहम कर रह गई थी और कमरे में आकर बैठ गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ भी तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। न जाने ये सब क्यों और क्या हो रहा था। मुझे कमरे में बंद हुए रात हो गई थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी जबरदस्ती मेरे कमरे के अंदर घुस आया था। मैं इस आदमी को नहीं जानती थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और कमरे के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं इतनी जोर जोर से बचाओ बचाओ चीख रही थी और अपनी सास को आवाज लगा रही थी कि उन्हें ना तो मेरी आवाज गई और ना ही वो मेरी मदद करने के लिए आई। ये आदमी पता नहीं कौन था। ये मेरी इज्जत के साथ खेलकर चला गया था। उसके जाने के बाद ही कमरे के अंदर छोटी मॉम आई थी। मुझे लगा कि उन्हें मेरी हालत पर तरस आएगा, मगर वो तो मुझसे कहने लगी
कि अब तुम्हें इस सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ यही सब कुछ हुआ करेगा। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, इसका मतलब कि आप जानती थी कि वो आदमी मेरे साथ क्या करके गया है? तो वो कहने लगी कि हाँ, उसे मैंने ही तो इस कमरे में भेजा था। आखिर मैंने उससे तुम्हारी अच्छी कीमत जो वसूल की है। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहने लगी कि हाँ, अब ऐसा ही होगा। मैं उनके पास गई। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अक्षय जी आएंगे तो मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। मेरे इतना कहने पर उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। कहने लगी कि अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई थी। उन्होंने मुझे इस कमरे में कैद कर दिया था। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनसे दरवाजा खोलने को कह रही थी, मगर उन्होंने तो मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले दिन फिर से एक नया आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ किया। वो मेरी इज्जत के साथ खेलकर चला गया। उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसने मुझे बुरी तरह से मारा भी था। मेरा शरीर जख्मी हो गया था। यहाँ मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे और मैं हर रात एक नए आदमी की हवस का शिकार हो जाती थी। कोई मेरे साथ मारपीट करता तो कोई मुझे बुरी तरह से नोच डालता था। छोटी मॉम ने मेरी माँ की जगह अब कोई नई नौकरानी रख ली थी जो मुझे कमरे के अंदर खाना देने के लिए आती थी। मैं उस खाने को नहीं खाती तो छोटी मॉम फिर से मुझे बहुत मारती थी और जबरदस्ती खाना खाने के लिए कहती। मेरा मुंह दबोचकर वो कहती थी कि अगर तूने खाना नहीं खाया और तू जिंदा नहीं रही तो मैं अक्षय को क्या जवाब दूंगी? मैं तुझे जान से मार दूंगी अगर तूने किसी को कुछ भी बताया। वो मेरा मुंह दबोचकर कहती थी कि अगर तूने खाना नहीं खाया और तू जिंदा नहीं रही तो मैं अक्षय को क्या जवाब दूंगी? मैं तुझे और तेरी माँ को जान से मार दूंगी अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया तो, और यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो, क्योंकि तेरी माँ मेरे कब्जे में है। मेरे तो दिन रात रोते रोते ही गुजर रहे थे। कई दिन गुजर गए थे मगर अभी तक अक्षय जी का कोई अता पता नहीं था। वैसे भी वो 1 महीने का कहकर गए थे और अभी तक 1 महीना पूरा होने में काफी समय था। मैं माँ को भी बहुत याद किया करती थी। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मेरे शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान आ गए थे। एक दिन कमरे के अंदर छोटी मॉम आई और मुझसे कहने लगी कि कल अक्षय आ रहा है। ये खबर सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर अक्षय तुमसे पूछे कि मुझसे फोन पर बात क्यों नहीं करती हो तो तुम्हें कहना है कि मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। वो मुंह बिगाड़ते हुए कहने लगी कि पता नहीं अक्षय यहाँ पर क्यों आ रहा है। उसने तो 1 महीने का कहा था और अब 15 दिन में ही एक चक्कर लगाने आ रहा है। उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर रखूं ताकि मेरे शरीर पर लगी चोटों के निशान उनके सामने न आ जाए। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। छोटी मॉम मेरे साथ जो सब कुछ कर रही थी उससे मैं पहले ही बहुत डर गई थी, इसलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी बात ना मानकर अपने आप को और अपनी माँ को और ज्यादा मुश्किल में डाल देती। वो हद से ज्यादा चालाक और जालिम औरत थी। ये औरत मेरे जरिए पैसे कमा रही थी और अब चाहती थी कि उनकी सच्चाई किसी के सामने न आए। अक्षय जी के आने से 1 रात पहले उन्होंने कोई भी कस्टमर घर में नहीं बुलाया था और मुझे ठीक से रहने को भी कहा था ताकि अक्षय जी को मेरी हालत देखकर किसी तरह का कोई शक न हो जाए। छोटी मॉम ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपने पति से भी दूर रहना है, उससे सिर्फ दूर दूर से बात करनी है, उसे अपने करीब नहीं आने देना। तुम्हारे शरीर पर लगे निशान देखकर वो समझ जाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। अगले दिन जब अक्षय जी घर आए तो उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उनको देखकर बहुत रोई थी। उन्हें लगा कि मैं उनको इतने दिनों बाद देखकर रो रही हूँ, मगर वो नहीं जानते थे कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। घर में इस नई नौकरानी को देखकर भी वो चौंक गए थे। उन्होंने मेरे ही सामने छोटी मॉम से सवाल किया था कि आपने नई नौकरानी रख ली है, मासी वो कहाँ है? छोटी मॉम कहने लगी कि बेटा, पीहू की माँ ने खुद ही यहाँ से आने के लिए मना कर दिया। उसका कहना है कि ये घर अब मेरी बेटी का ससुराल हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी। उसने अपने लिए कहीं दूसरी जगह नौकरी तलाश कर ली है। अक्षय जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि पीहू, तुमने अपनी माँ को समझाया नहीं, वो यहाँ पर कई सालों से नौकरी करती आ रही है, उन्हें दूसरी जगह नौकरी तलाश करने की क्या जरूरत थी? इतने में ही छोटी माँ मेरे सामने आ गई और कहने लगी, अच्छा तुम पीहू से सवाल करने बंद करो और आराम से बैठो।
मैंने नौकरानी से खाना लगाने के लिए कहा है। आते ही उस बेचारी से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। देखा नहीं तुम्हारी याद में बेचारी कितनी कमजोर हो गई। खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में चले गए थे। मेरे चेहरे पर ना तो हंसी थी और ना ही मैं ज्यादा अक्षय जी से बातचीत कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे छोटी मॉम ने मना किया हुआ था। अक्षय जी ने जब मुझे इतना खामोश और उदास देखा तो कहने लगे कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो मेरे करीब आए थे और उन्होंने मेरे माथे को हाथ लगाया था। तभी मैं झट से पीछे हो गई और मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगे कि मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हें नींद आ रही है। मैं उनके कहने की खातिर बिस्तर पर बैठ गई थी। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से करता था। उसके बाद अगर मुझे कोई प्यारा है तो वो तुम हो। जब मेरी उम्र 6 साल थी तब मेरे माता पिता कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वहां जाकर मेरे पापा अपने बिजनेस की वजह से यहाँ आते जाते रहते थे। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। जब मैं 15 साल का था, जब पापा यहाँ आते और फिर वहाँ वापस कई कई दिनों में जाते थे, मैं उनको याद करता रहता था। पापा मुझे और मेरी मम्मी को तो जैसे भूलते जा रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब हमें पता चला कि पापा ने यहाँ इंडिया में दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी पत्नी के साथ ही ज्यादातर वक्त बिताते हैं। तभी तो कनाडा नहीं आना चाहते। वो वक्त मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए बहुत ही कड़ा वक्त था, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के आगे अपनी जगह दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ बहुत दुखदायक था, मगर फिर भी पापा छोटी मॉम से शादी कर चुके थे। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। मेरी मम्मी ने भी इस बात पर सब्र कर लिया था कि अब उनकी सौतन आ गई है। मम्मी बीमार रहने लगी और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पापा ने मम्मी के मरने के बाद कनाडा पूरी तरह से आना जाना छोड़ दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पापा का कनाडा वाला बिजनेस संभाल लिया था। अब पापा बेफिक्र हो गए थे। मुझे पता चला था कि पापा ने छोटी मॉम से शादी क्यों की। दरअसल मेरे पापा अमीर बाप के एक बिगड़े हुए बेटे थे, जो शुरू से ही गलत औरतों के साथ कांटेक्ट रखते थे, अपने पैसे का गलत औरतों पर इस्तेमाल करते थे, उनके साथ रातें गुजारते थे। लेकिन कनाडा जाने के बाद मेरे पापा पूरी तरह से सुधर गए थे। कुछ समय के बाद जब वो जल्दी जल्दी अपने बिजनेस के लिए यहाँ आते रहे, तब फिर से उन्हें अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने की सूझी और फिर से उन्होंने वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। वो कोठों पर जाने लगे थे और कोठे पर ही उन्हें छोटी मॉम मिल गई थी। छोटी मॉम उनको इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने अपनी दौलत से उनको पूरी तरह से खरीद लिया और उनसे शादी कर ली थी। मेरी मम्मी ने पापा को बहुत बुरा भला कहा, उनसे उनका झगड़ा भी हुआ, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। पापा उनको अपनी जिंदगी में पत्नी की अहमियत दे चुके थे। मैंने भी छोटी मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन पापा के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पापा छोटी मॉम से प्यार करते थे, वो भी उनकी पत्नी थी। इसलिए मुझे उनके जाने के बाद उनकी दूसरी पत्नी का ख्याल रखना होगा। अक्षय जी की आंखों में आंसू थे और वो अपने पिता की कहानी मुझे सुना रहे थे। अब मुझे समझ आया था कि ये औरत कितनी घटिया है। ये औरत एक गंदी जगह से आई है, तभी तो इसने मुझे भी उसी रास्ते पर उतार दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया था। अक्षय जी मेरे रोने पर घबरा गए और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर मैं करवट लेकर लेट गई थी। 2-3 दिन अक्षय जी मेरे साथ रहे। मैंने उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। उन्हें इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं ना तो उन्हें वक्त दे रही हूँ, ना मैं उनसे ठीक से बात कर रही हूँ, ना उनके जाने के बाद उनसे फोन पर बात करती हूँ। इस सब से वो मुझसे बहुत नाराज हो गए थे और फिर से वो कनाडा चले गए। अब की बार उन्होंने कहा था कि वो मेरी खातिर 1 महीने से पहले आए थे, लेकिन मैं सही करती रही तो वो 1 महीना नहीं बल्कि उसके बाद भी आ सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि मैंने अपने पति को नाराज करके भेज दिया था, मगर मेरे साथ जो हो रहा था उसे मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मैं ये किस तरह के नर्क में फंस गई थी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। मैं हर रात इस तरह की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके जाने के बाद छोटी मॉम ने फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया था। मैं कमरे में बंद होकर बस रोती रहती थी। उस शाम भी मैं बुरी तरह से रो रही थी। अपनी माँ को और अपने पति को याद कर रही थी, जब अचानक मुझे कपकपाती हुई आवाज में आवाज आई, पीहू। मैंने जैसे ही अपनी नजर घुमाकर देखा तो कमरे के अंदर मेरी माँ मौजूद थी। मैं माँ को देखकर दौड़ती हुई उनकी तरफ गई। उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, माँ आप कहाँ चली गई थी? माँ आप मुझे इस नर्क से निकाल दो, यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। माँ कहने लगी कि मैंने तुझे खिड़की से देख लिया बेटा, तेरी शादी करके मैं बेफिक्र हो गई थी, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन था।
तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा था। मैं तुझसे मिलने के लिए कई बार आई थी, मगर मालकिन ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तब भी सुकून नहीं मिला, इसलिए मैं चोरी चुपके यहाँ तेरे कमरे की खिड़की से अंदर आई हूँ। मगर तेरी यह हालत कैसे हुई? मैंने माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है। मैंने कहा, माँ प्लीज मुझे बचा लो। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी, मगर अक्षय साहब कहाँ हैं? उनको इस बारे में पता है या नहीं? वो तो कहीं मालकिन के साथ मिले हुए नहीं है। मैंने कहा कि नहीं माँ, वो ऐसे नहीं है, वो तो कनाडा गए हुए हैं। उनके जाने के बाद ही तो मालकिन ने ये सब कुछ किया है। वो तो महीने में एक बार ही आते हैं। माँ कहने लगी, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगी। मैंने कहा, माँ मुझे अपने साथ ले चलो। वो कहने लगी कि बेटा, मैं तुझे अपने साथ इस तरह नहीं लेकर जा सकती। ये औरत बहुत खतरनाक है, ये तेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं अभी जाती हूँ, मगर तू फिक्र मत करना, मैं तुझे बचा कर रहूंगी। इतनी ही देर में किसी के कमरे की तरफ आने की आवाज आई तो माँ जिस रास्ते से कमरे के अंदर आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई थी। माँ ने कहा था कि ये औरत बहुत पैसे वाली है, अगर मैं तुझे यहाँ से ले भी गई तो ये तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी और फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मेरी माँ वहाँ से चली गई थी। इतनी ही देर में कमरे के अंदर छोटी मॉम आई और कहने लगी कि कमरे के अंदर कौन आया था? मैंने कहा कि कोई भी नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझसे झूठ बोलती हो, मुझे पता है कि यहाँ मैंने किसी के बोलने की आवाज सुनी थी। वो चलती हुई खिड़की की तरफ आई और कहने लगी कि खिड़की में ताला नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई आया था। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी माँ आई थी। वो कहने लगी कि अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी माँ के घर मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है, माँ मुझे बचा लेंगी। तो वो कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे बचा सकती है? वो तो खुद तुम्हें यहाँ बेच कर गई थी। उन्होंने अक्षय से तुम्हारी शादी करवाने पर मुझसे 50 लाख रुपए वसूल किए हैं। तुम्हारी माँ का कहना था कि शादी के बाद मेरी बेटी के साथ तुम जो चाहे कर सकती हो। मैं खुद अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, मगर मुझे उसकी कीमत चाहिए। उसने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और तुम्हारी शादी से पहले वो पैसे मैंने बैग में करके खुद तुम्हारी माँ को दिए थे और साथ साथ उससे मना भी कर दिया था कि उसे शादी के बाद हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं आती थी। मैंने कहा कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम याद करो, मैं नोटों से भरा हुआ बैग खुद तुम्हारे घर पर लेकर गई थी। उस बैग में पूरे 50 लाख रुपए थे और अभी भी तुम्हारी माँ मुझसे पैसे लेती रहती है। अब मुझे उस बैग की हकीकत समझ आई थी। इसका मतलब मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला था। उस बैग में मालकिन पैसे लेकर आई थी और माँ ने कहा था कि उसमें पुराने कपड़े हैं। उसको माँ ने अपनी अलमारी में रख दिया था और फिर वो मुझे अपनी अलमारी के करीब भी नहीं जाने देती थी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। बस तभी से मुझे अपनी माँ से भी अब नफरत महसूस होने लगी थी कि क्या कोई माँ इतना भी खुदगर्ज हो सकती है जो पैसे के लिए अपनी बेटी को ऐसे नर्क में झोंक दे। मुझे अब माँ से उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे बचा लेगी, क्योंकि अपनी माँ के पास जाने से बेहतर था कि मैं इसी नरक में पड़ी रहती। अब मैंने रोना धोना भी छोड़ दिया था और मैं खामोशी से वो सब कुछ करती रहती थी जैसा छोटी मॉम कहती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं हर रात कमरे में आने वाले नए मर्द की हवस का शिकार बनती थी। मैंने अब रोना धोना भी छोड़ दिया था। मेरी किस्मत में बहुत बुरा हुआ था, लेकिन किस्मत तो किसी की भी कभी भी बदल सकती है। मैं इस बंद कमरे में ही अपने दिन और रात काट रही थी। अब की बार अक्षय जी भी घर नहीं आए थे, क्योंकि वो भी मुझसे नाराज थे। लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद एक समय मेरे लिए ऐसा आया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रात का समय था जब एक आदमी कमरे के अंदर आया था। उसने कमरे का दरवाजा जैसे ही अंदर से बंद किया, धड़ाम से दरवाजा खुल गया और वो आदमी जमीन पर गिर गया था। दरवाजा खोलने वाला इंसान अक्षय जी थे। उन्होंने उस आदमी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने अक्षय जी की सौतेली माँ के हाथ में भी हथकड़ियाँ पहना दी थी। ये सब मेरे लिए एक करिश्मा था। ये सब क्यों और कैसे हुआ था ये भी मुझे पता चल गया। पुलिस अक्षय जी की माँ और उस आदमी को अरेस्ट करके ले गई थी। मैं अक्षय जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उस दिन उनके सामने मेरी तकलीफ बयान हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, और तुम्हारे असल आरोपियों को अब सजा मिलेगी। मैंने कहा, मगर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला?
तो वो कहने लगे कि मैं जब भी छोटी मॉम से तुमसे फोन पर बात करने के लिए कहता तो वो कहती कि तुम किसी न किसी काम में बिजी हो, और पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम्हारा मूड मेरी तरफ से ठीक नहीं था। तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुमसे नाराज था और यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए अब की बार 1.5 महीना हो गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। मेरा दिल नहीं माना तो मैं यहाँ पर आ गया। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मासी ने मुझे गेट पर ही रोक लिया और वो मुझे लेकर यहाँ से अपने घर चली गई। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में बताया। मुझे तो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, अगर छोटी मॉम पीहू के साथ ये सब कुछ कर रही है तो पीहू ने मुझे क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पीहू को मालकिन ने बहुत डरा धमका कर रखा हुआ है, वो या मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ गई थी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम 1 महीने में 1 बार आते हो, इसलिए मैं ना जाने कब से तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ की सारी सच्चाई बता सकती। इसलिए मैं रोज सुबह सवेरे घर से बाहर छुपकर तुम्हारे आने का इंतजार करती रही कि कभी तो तुम यहाँ वापस आओगे। मैं पुलिस के पास भी कंप्लेंट करवाने के लिए गई थी, मगर तुम्हारी सौतेली माँ ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी खरीद लिया और मुझ पर ही उल्टा चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं जेल से बड़ी मुश्किल से बाहर आई हूँ बेटा। मेरी जमानत मेरे पड़ोसियों ने करवाई है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत खतरनाक औरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ और कुछ भी गलत हो। वो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी, मेरी बेटी को बचा लो। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि मैं डायरेक्ट तो छोटी मॉम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं पहले छुपकर सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ अपने एक दोस्त के घर पर रहने लगा था, लेकिन मैंने अपने दोस्त के थ्रू छोटी मॉम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और उन्होंने घर में जो नई नौकरानी रखी है, मैंने उसे भी ज्यादा पैसों का लालच देकर खरीद लिया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तो मुझे पता चला था कि आज भी कोई कस्टमर आने वाला है, इसलिए मैं मौके पर पुलिस को लेकर आ गया और नौकरानी ने भी सारा सच पुलिस को बता दिया। इस तरह ये लोग पकड़े गए। अक्षय जी की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, माँ ने ये सब कुछ क्यों किया? उन्होंने तो खुद मुझे पैसों की खातिर यहाँ बेचा था। अक्षय जी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बेचा था, बल्कि जबरदस्ती मेरी सौतेली माँ ने तुम्हारी माँ को पैसे दिए थे और कहा था कि इन पैसों के बदले तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। अक्षय जी ने बताया कि छोटी मॉम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया है कि पापा ने जब उनसे शादी कर ली थी तो उन्होंने अपने कोठे पर जाना छोड़ दिया था, अपने सारे पुराने काम धंधे बंद कर दिए थे, क्योंकि मेरे पापा ने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, इसलिए उन्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं थी। मगर जब मैं यहाँ आ गया, मैंने पापा का बिजनेस संभाल लिया और तुमसे शादी कर ली, तो उनको लगा कि अब सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा और उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे साथ कनाडा नहीं जाने दिया। उन्होंने हमारी शादी से पहले ही ये प्लान बना लिया था कि वो तुम्हारे साथ शादी करवाने के बाद ये सब कुछ करेंगी, ताकि आगे चलकर भी वो पैसे कमाती रहे। उनकी किसी पुरानी दोस्त ने उनसे कहा था कि मैं कस्टमर तेरे घर भेजती रहूंगी और तो उस लड़की का इस्तेमाल करती रहना। उन्होंने तबीयत खराब होने का भी नाटक किया था और तुम्हारी माँ को भी चोरी के आरोप में फंसा दिया। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। मैंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ को गलत समझ बैठी थी। अक्षय जी कहने लगे कि छोटी मॉम सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश करना चाहती थी। चलो हम तुम्हारी माँ के घर चलते हैं और उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने साथ कनाडा ले जाऊंगा। अक्षय जी मुझे लेकर माँ के पास चले गए थे और वहाँ जाने के बाद मैं माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। मैंने अपनी माँ से माफी मांगी थी कि मैंने उनको गलत समझ लिया था और इस तरह अक्षय जी मुझे अपने साथ कनाडा ले गए थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरी माँ को भी कनाडा हमारे साथ ही रहने के लिए जगह दे दी थी। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है और जो इंसान शुरू से ही बुरा हो उसकी नियत कभी नहीं बदल सकती। गंदी नियत रखने वाला इंसान अपने आप को बदल तो सकता है, मगर उसकी नियत हमेशा खराब रहती है, इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।